हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑयल क्रॉप्स। ठीक है, जिसके अंदर आ जाती है हमारी ग्राउंड नट वगैरह और मस्टर्ड जो है, जिनसे आपको ऑयल मिलता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ऑयल ईल क्रॉप है उसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे हमारा मूंगफली, जो किसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड नट कहते हैं। इसका बोटानिकल नेम क्या है, एरिकेस हाइपोजिया है। और इसकी जो फैमिली है वो कौन सी है, फेबेसी है। और इसके जो फ्रूट है, फ्रूट को हम क्या कहते हैं, लोमेंटम कहते हैं। ये अंतर्भूमिक होता है। ठीक है, क्या होता है, अंतर्भूमिक होता है। ब्राजील का ये प्राकृतिक पौधा है। कहाँ का है, ब्राजील का प्राकृतिक पौधा है। इसे संपूर्ण अफ्रीका में व्यापक रूप से उगाया जाता है। जो अफ्रीका है वहां पर इसको व्यापक रूप से उगाया जाता है। इसकी खेती विश्व में सभी शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। कहाँ की जाती है, शीतोष्ण, ठीक है, शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। कहाँ पे, शीतोष्ण और उष्ण शक्ति कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। भारत मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत जो है ना, उसमें मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। इसके बोटनिकल कैरेक्टरिस्टिक है, ये कम वृद्धि वाला वार्षिक पौधा है, वार्षिक शाख है, मतलब कम वृद्धि वाला वार्षिक शाख है। और इसकी लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, 0.3 से 0.6 मीटर तक ही ये होती है। तरुण स्तंभ बेलनाकार होता है। जो इसका तरुण स्तंभ ना, जो कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है। और परिपक्व को अवस्था में ये कैसा हो जाता है, जब, लेकिन ये जब मेच्योर होता है ना, तब ये क्या बना लेता है, एंगल बना लेता है। ठीक है, पत्तियां पिच्छाकार होती है, क्वाड्रिफोलिएट। पत्तियां क्या कैसी है होती है, उसकी क्वाड्रिफोलिएट होती है। हल्के पीले रंग के अवध पुष्पीय कक्षीय शाखाओं में 2 से 4 के समूह में उगते हैं। ये कैसे होते हैं, हल्के पीले रंग अवर्ध पुष्पीय कक्षीय, अवर्ध पुष्प कक्षीय शाखाओं में 2 से 4 के समूह में युक्त है। निषेचन के पश्चात क्या होता है, पुष्पीय शाखा जमीन के अंदर जल जाती है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, तो जो इसकी पुष्पीय जो शाखा है ना, वो जमीन के अंदर घुस जाती है। और ये क्या है, जियोकार्पिक होता है। ठीक है, कैसा होता है, जियोकार्पिक होता है। फिर देखो, मूंगफली में 1 से 3 बीज युक्त अस्फुटनशील, 103 बीजयुक्त अस्फुटनशील मृदुल फल, इनोसेंट सिजियोकार्पिक पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लोमेंटम कहते हैं। 3 से 4 मतलब शीड होते हैं इसके अंदर। एक भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। और जलवायु व उत्पादन क्षेत्र देखिए इसका, संपूर्ण उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों में, जो हमारा शीतोष्ण क्षेत्र है और जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, वहां पे इसका उत्पादन किया जाता है। परंतु इसके लिए गर्म जलवायु, लेकिन जो जलवायु होती है ना, क्या जलवायु जो होती है गर्म होती है, कितने से कितने की, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाले क्षेत्रों में जहाँ पर वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 50 से 125 सेंटीमीटर वो उपयुक्त होती है। फिर देखो, जलोढ़ सावित रेतीली मृदा, दोमट सैंडी, इन जो सैंडी सोइल होती है ना, वो इसके लिए उपयोगी होती है, पैदावार के लिए सबसे अधिक पाई जाती है। सैंडी सोइल से जलो और सावित रेतीली भूमि जो है, रेतीली भूमि मृदा, दोमट मृदा, जो सैंडी सोइल सब होते हैं। मूंगफली क्या है, एक जो हमारी खरीफ की फसल है। ठीक है, और इसकी बुआई कब की जाती है, हमारी अप्रैल में स्टार्ट होती है और कब तक करी जाती है, जुलाई तक इसकी बुआई कर सकते हैं। सुपर फॉस्फेट मिला देने, अगर हम इसमें सुपर फॉस्फेट मिला देते हैं ना इसकी बुआई करते समय, तो इसकी जो पैदावार होती है ना, वो क्या होती है, अच्छी होती है। बुआई के लिए संपूर्ण लमेंटम फल, संपूर्ण मतलब बुआई के लिए जो संपूर्ण जो फल है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, लोमेंटम कहते हैं, वो उपयोगी होता है। और इसका जो लाइफ साइकिल होता है ना, कितना होता है, 120 से लेके 135 दिन तक होता है, लगभग मतलब 4 महीने के अंदर ये तैयार हो जाती है। मूंगफली की प्रमुख उपजाऊ किस्में अगर देखें हम, तो कौन सी है, एक तो है टीएमवी 1, 2, 3, 4, और क्या है, स्पेनिश, कौन सी है, स्पेनिश जे, और स्पेनिश इम्प्रूव्ड। ये इसकी है टीएमवी 1, 2, 3, 4, स्पेनिश जे और स्पेनिश इम्प्रूव्ड, ये इसकी इम्प्रूव वेराइटीज है। फिर देखिए, तेल का निष्कर्षण देखें हम। ठीक है, तो अगर इसके बीज के कवच देखें हम, तो इसमें कौन सा, एक तो है इपिकार्प, फिर आ जाता है मीजोकार्प, फिर आ जाता है हमारा एंडोकार्प। मूंगफली के बीजों में तेल की मात्रा 40 से 50% होती है। तेल कितना होता है इसके अंदर, 40 से 50% तेल हमको प्राप्त होता है। तेल की निष्कर्षण द्रव्य चलित मशीनों द्वारा किया जाता है। कौन सी मशीन से किया जाता है, जो द्रव्य चलित मशीन है ना, उससे उसके तेल को निकाल लिया जाता है। मूंगफली के तेल में मतलब आप फैटी एसिड देखें तो उनमें कौन से होते हैं, तो देखो, जो सबसे पहले तो बात करें हम, ओलिक एसिड कितना होता है, 56% होता है। और जो लिनोलेनिक एसिड जो होता है ना, वो कितना होता है, 50% होता है। और जो पामिटिक एसिड जो होता है ना, वो कितना होता है, 6 से 12% होता है। इसके अतिरिक्त स्टीरिक एसिड, एरिकेडिक एसिड व संतृप्त अम्ल भी पाए जाते हैं। इसके अलावा क्या पाए जाते हैं, हमारे जो स्टीरिक एसिड है, कौन सा, स्टीरिक एसिड है, और एरिकेडिक एसिड है, कौन सा है,
अरेगिडिक एसिड है और सेचुरेटेड फैटी एसिड भी पाए जाते हैं। इसमें फास्फोरस और विटामिन भी पाए जाते हैं। और क्या देखने को मिलेंगे? फास्फोरस देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा विटामिन भी देखने को मिलेगी। और जो राइबोफ्लेविन है, ठीक है, और नियासिन है और थाइमिन है, ठीक है, ये विटामिन ही है हमारी ए बी बी 12। हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी बनाया जाता है। अगर हम इसका हाइड्रोजनीकरण कर दें, ठीक है, क्या कर दें? हाइड्रोजनीकरण कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा? जो वनस्पति घी है, ठीक है, वो मिल जाता है। और ये स्नेहक के रूप में प्रसाधन सामग्रियों में कैसे? स्नेहक के रूप में, ठीक है, और जो हमारी प्रसाधन सामग्री है उसमें भी ये काम में की ली जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा मस्टर्ड, ठीक है। अगर मस्टर्ड की हम बात करें, देखो, जो मस्टर्ड है ना, इसका जो बोटनिकल नेम है था वो क्या है? हमारी ब्रेसिका स्पीसीज है, ठीक है। और इसकी फैमिली की बात करें तो हमारी कौन सी है? ब्रेसिकेसिया है, क्रूसिएसिया मस्टर्ड है। सरसों का तेल ब्रेसिकेसी की अनेक जातियों से प्राप्त होता है। मतलब अगर हमको सरसों का तेल चाहिए चाहिए तो ब्रेसिकेसी की जो बहुत सी फैमिली है ना, उनसे हम ले सकते हैं। जैसे कि हम ब्रेसिका जिनिसिया है, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीली सरसों बोलते हैं। ब्रेसिका किस्म तोरिया, ठीक है, ब्रेसिका न्यूपस है, हाँ, जिसे हम काली सरसों बोलते हैं। इन जातियों का उद्गम उत्तरी शीतोष्ण भूमध्य क्षेत्र से हुआ है। ये जाति मतलब कहाँ पे उगने स्टार्ट हुई थी? जो उत्तरी शीतोष्ण भूमध्य सागरीय क्षेत्र है ना, वहां से ये स्टार्ट हुई थी। तोरिया व सरसों की खेती मुख्यतः चीन है, भारत है, पाकिस्तान। अ, देखो, तोरिया की और वो सरसों की खेती कहाँ पे की जाती है? चीन, भारत, पाकिस्तान, कनाडा और जर्मनी के अंदर की जाती है, ठीक है। अगर हम वानस्पतिक लक्षण की देखें, तोरिया व सरसों के वार्षिक शाख है। जो तोरिया है, ठीक है, कौन सी? जो ब्रेसिका की स्पीशीज तोरिया, और जो सरसों है वो कैसी है? हमारी वार्षिक शाख है। कैसी शाख है? वार्षिक शाख है। इनकी ऊंचाई कितनी होती है? 0.6 से 1.5 मीटर तक होती है। कितनी? 0.6 से 1.5 मीटर तक होती है। स्तंभ बेलनाकार होता है। कैसा होता है स्तंभ? स्तंभ जो है इसका बेलनाकार होता है, सीधा होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? शैक्षित हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल सीधा हो सकता है और ब्रांचेज हो सकती है। पत्तियां एकांतर वो प्राय मतलब अल्टरनेट होती है। इसकी जो लीव्स होती है वो कैसे होती है? अल्टरनेट होती है और वीणाकार, जिसे हम लेरिएट बोलते हैं। पुष्प समशिख व असमाक्षी पुष्पक्रम होता है। पुष्प जो होता है ना वो कैसा होता है? समशिख व असमाक्षी पुष्पक्रम होता है। दल पुंज जो होता है वो कैसा होता है? क्रांस रूपी होता है। कैसा होता है? क्रांस रूपी होता है। और जो इसका फ्रूट है ना, ठीक है, फ्रूट जो है उसको हम क्या कहेंगे? सिलिकुआ कहते हैं, ठीक है। जो सरसों का फ्रूट जो होता है उसको हम क्या कहेंगे? सिलिकुआ कहेंगे। अब देखो जलवायु देखिए इसकी, वही की जलवायु इसके लिए कैसे चाहिए और उत्पादन कैसा होता है? खेती शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय और ठंडे प्रदेशों में की जाती है। कहाँ पे की जाती है? जो शीतोष्ण है और उष्ण कटिबंधीय है और जो ठंडे प्रदेश है वहां पे इसकी खेती की जाती है, ठीक है। इसके लिए हल्की दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। मृदा कैसी चाहिए होती है हमको? हल्की दोमट मृदा जो है उसकी इसकी उसके इसके लिए आवश्यक होती है। भारत विश्व में तोरिया व सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत अगर देखें विश्व में तो सबसे बड़ा जो है हमारा तोरिया और जो ना सरसों का उत्पादक है। सरसों की खेती देखें, देखो जो तोरिया है ना और जो सरसों है ये दोनों ही कहाँ पे है? रबी की फसल है। और ये कब बोई जाती है? ये हमारी बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर के अंदर बोई जाती है। कहाँ पे? अक्टूबर नवंबर के अंदर। और इसको निकाल लिया जाता है फरवरी से मार्च के अंदर। अब तेल निष्कासन देखें इसके अंदर, तो इसके अंदर 30% से लेके हम 48% जो है तेल मिलता है। तेल का निष्कासन यांत्रिक निष्पीड़न द्वारा किया जाता है। किस विधि द्वारा किया जाता है? यांत्रिक निष्पीड़न के द्वारा किया जाता है। सरसों का तेल अंश शुष्कन के वर्गों में आता है। सरसों का जो तेल है वो किस में आता है? अंश शुष्कन, ठीक है, अंशुष्कन के वर्गों में आता है। इसमें क्या होता है? 36% तो हमको फैट मिलेगा और 25% इसके अंदर क्या मिलेंगे? जो नाइट्रोजनी पदार्थ है वो मिलेंगे। और 7% जो है नमी या फिर वसीय अम्ल मिलते हैं। आजकल बड़ी मिलों में विलायक निष्कर्षण विधि का यूज करते हैं। आजकल बड़ी मिल है ना उसमें विलायक, ठीक है, निष्कर्षण विधि का जो है यूज करते करते हैं, ठीक है। बड़ी मिलों में विलायक निष्कर्षण विधि का यूज किया जाता है, ठीक है। देखो सरसों के तेल के अंदर कौन सा फैटी एसिड पाया जाता है? तो अगर हम सरसों का तेल की अगर बात करें, ठीक है, जो हमारा सरसों का तेल है उसके अंदर अगर हम फैटी एसिड की बात करें तो हमारा देखने को मिलता है यूरेसिक एसिड मिलता है, जो कि कितना होता है? 45 से 50% होता है। तेल की अगर गंध की बात करें हम, ठीक है, तो उसमें क्या होता है?
एल्लिल आइसोथायोसाइनेट की उपस्थिति के कारण आती है। तेल की गंध किसकी वजह से आती है? जो एल्लिल आइसोथायोसाइनेट है उसकी वजह के कारण तेल की गंध आती है। वो सरसों के बीज में उपस्थित सिनग्रीन नामक ग्लाइकोसाइड के अपघटन से होता है। यह यौगिक बीज में मतलब क्या होता है, किस वजह से बनता है? जो सिनग्रीन होता है, ठीक है, क्या है हमारा सिनग्रीन नामक ग्लाइकोसाइड का क्या हो जाता है, जल अपघटन हो जाता है, उससे ये बनता है, ठीक है। फिर देखिए हम बात करते हैं, चाय आ जाती है हमारी, ठीक है, पेय पदार्थ देखें तो चाय के अंदर आ जाता है पेय, सबसे पहले आ जाती है हमारी टी। टी क्या है हमारी? नॉन एल्कोहलिक है और इसका जो बोटेनिकल नाम है वो क्या है? कैमेलिया साइनेंसिस है। क्या नाम है इसका? कैमेलिया साइनेंसिस है। और इसकी जो फैमिली है ना वो कौन सी है? थियसी है। उत्पत्ति और वितरण देखें इसका तो एल्कोहलिक पेय में चाय सबसे प्रमुख है। एल्कोहलिक है ये, नॉन एल्कोहलिक में चाय सबसे प्रमुख है। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति भारत और चीन देशों से हुई है। मतलब कहाँ से हुई है इसकी उत्पत्ति? मतलब भारत और चीन से मानी जाती है। भारत में जंगली पादप थिया असमिका पाए जाते हैं। भारत में क्या होता है? जंगली पादप थिया असमिका पाए जाते हैं। भारत को चाय उत्पत्ति का प्राथमिक प्राथमिक उत्पत्ति है। भारत क्या है मतलब चाय ओरिजिन भारत में पहली मानी जाती है और चीन के अंदर बाद में हुई थी। भारत में विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक व निर्यातक। देखो चाय उत्पादक तो कौन करता है, ठीक है, तो वो हमारे हैं भारत और चीन करते हैं उत्पादन में तो। लेकिन अगर इसके निर्यातक की बात करें तो निर्यातक में हमको देखने को मिलता है, निर्यात कौन करता है? जो हमारा श्रीलंका है वो करता है। भारत में चाय का उत्पादन मुख्यतः आसाम में ब्रह्मपुत्र व सुरमा घाटी। आसाम में कहाँ होगा? भारत, अगर आसाम में बात करें तो आसाम की दो मतलब जगह है। एक तो कौन सी ब्रह्मपुत्र और एक है सुरमा घाटी। कौन सी? सुरमा घाटी, वहां पे होता है, ठीक है, सुरमा घाटी। तथा पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग व जलपाईगुड़ी जिलों में होता है। लेकिन जो हमारा पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो वहां पे कौन कौन सी दो जगह है? एक तो हमारी दार्जिलिंग आ जाती है, ठीक है, एक जलपाईगुड़ी जिले में आ जाती है, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के अंदर। अब वानस्पतिक इसके लक्षण देखें हम, चाय का पौधा सदाबहार होता है। हाँ, कैसा होता है? ये है सदाबहार है, ठीक है, बहुवर्षीय छुप है, पत्तियां क्या है? बाला आकार व तेल ग्रंथियां पाई जाती है। पत्तियों क्या कैसी होती है? तो बालाकार होती है, ठीक है, क्या होती है? बालाकार होती है और इसके अंदर क्या पाई जाती है? हमारी ऑयल ग्लैंड्स ये पाई जाती है। फल जो है त्रिकोष्ठीय कैप्सूल, फल जो होता है ना इसका त्रिकोष्ठीय फल होता है, ठीक है। प्रत्येक कोष्ठ में एक बीज होता है। प्रत्येक कोष्ठ में क्या होगा? हमको एक जो बीज है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर देखा अगर जलवायु की बात करें तो जलवायु कैसी होती है? उपोष्ण, ठीक है, उपोष्ण और नम जलवायु होती है और 20 से 32 डिग्री तापमान होता है। वार्षिक वर्षा देखें हम इसकी तो 150 से 350 सेंटीमीटर होती है वर्षा। कितनी होती है? 150 से 300 350 सेंटीमीटर। मृदा देखिए इसमें तो इसमें देखो जो दोमट मृदा जिसमें ह्यूमस जो है क्या होता है? ह्यूमस जो है वो हमारा प्रचुर मात्रा में, हल्की अम्लीय मृदा जिसमें लोह तथा मैग्नीशियम उपस्थित होती है। और कैसी होती है? हल्की अम्लीय मृदा। कैसे? हल्की अम्लीय मृदा जिसमें लोह तथा मैग्नीज जो है वो प्रेजेंट होता है। खेती करना, वर्ष भर में टेम्परेचर जो है 20 से 32 डिग्री। चाय को प्रमुखतः बीजों द्वारा बोया जाता है। कैसे बोया जाता है? चाय को अगर हमको बनाना है, उगाना है तो बीज बोएंगे और छाया प्रिय पादप है, मतलब छाया के अंदर ये रहना पसंद करता है। पत्तियां चुनना, चाय की गुणवत्ता पत्तियों की आयु पर निर्भर करती है। मतलब पत्तियां चुनना, जो चाय की गुणवत्ता है ना मतलब किस पे डिपेंड करेगी? भाई जो लीफ की एज है वो कितनी हो चुकी है उस पे ये निर्भर करती है। सबसे उत्तम देखो गोल्डी टिप्स, चाय शीर्षक कलिका से तैयार की जाती है। जो शीर्षक कलिका होती है ना उससे तैयार की जाती है, जिसमें क्या होता है? 28% क्या होता है? टेनिन होता है और 4.4 से 4.5 क्या होता है? कैफीन होता है। ऑरेंज पिको प्रथम पत्ती से टेनिन 28% होता है। ऑरेंज पिको क्या कहते हैं? जो प्रथम पत्ती है, प्रथम पत्ती से जो टेनिन है, ठीक है, टेनिन कितना होगा? 28% होगा। और जो पिको है द्वितीय पत्ती से, ऑरेंज पिको मतलब प्रथम पत्ती से 28% और पिको का मतलब है द्वितीय पत्ती से कितना होगा? हमारा 21% होगा। फिर देखो पिको साउचिंग का मतलब क्या? तीसरी पत्ती से कितना होता है? 18% होता है। कितना? 18%। साउचोंग चतुर्थ पत्ती से क्या कितना होता है? 14% होता है। कितना होगा? 14% होगा। कोगोंग देखिए पंचम पत्ती से सूक्ष्म मात्रा में, पंचम पत्ती है उससे क्या होता है? सूक्ष्म मात्रा के अंदर। वाणिज्यिक दृष्टि से 3 प्रकार की चाय तैयार की जाती है। वाणिज्यिक दृष्टि से देखें तो 3 प्रकार की चाय तैयार की जाती है। सबसे पहले आती थी कालिया किण्वन चाय, जो कैसे होती है? सबसे अच्छी उत्तम होती है। फिर होती है हरी किण्वित
और उलांग या अकिनिमित चाय भी होती है, ठीक है। ठीक है, फिर देखें कौन सी आ जाती है हमारी हरी किनमें आ जाती है और उलांग या अकिनमित आ जाती है। अब फर्स्ट की बात करें जो सी कौन सी हमारी हमारी कौन सी है किण्वन वाली। किण्वन के दौरान पॉलीफिनोल ऑक्सीडीज नामक एंजाइम पत्तियों में उपस्थित केटेकिन नामक फिनोल का ऑक्सीकरण कर थियोफ्लेविन और थियोरुबिजिन्स में परिवर्तित हो जाता है। किण्वन के दौरान पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज नामक एंजाइम, ठीक है, कौन सा है ऑक्सीडेज एंजाइम। किण्वन के दौरान पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम नामक एंजाइम पत्तियों में उपस्थित कैटेचिन कैटेचिन नामक फिनोल का ऑक्सीकरण कर थियोफ्लेविन और थियोरुबिजिन्स में परिवर्तित कर देता है। थियोफ्लेविन और थियोरुबिजिन्स में परिवर्तित किया जाता है। फिनोल टेनिन फिनोल टेनिन के ऑक्सीकरण से पत्तियों का रंग लाल भूरा हो जाता है। फिनोल, ठीक है, और जो टेनिन है कि ऑक्सीडेशन से पत्तियों का रंग जो है वो कैसा हो जाता है, लाल और भूरा हो जाता है तथा खुशबू उत्पन्न होती है। और जो खुशबू है, ठीक है, और वो उत्पन्न हो जाती है, इसे सुनहरी चाय कहता है। इसे क्या कहते हैं हम, सुनहरी चाय कहते हैं। कम किण्वन चाय का स्वाद तीखा व अधिक किण्वन चाय का स्वाद, कम किण्वन जो रहती है ना उसका जो स्वाद रहता है वो कैसा रहता है, तीखा रहता है। और जो अधिक किण्वन रहती है ना उसका स्वाद कैसा होता है, मृदु और गहरे रंग की होती है। देखो अब इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है मुरझाना, फिर आता है बेलन, फिर आता है किण्वन, फिर आता है शुष्कन, ठीक है। सबसे पहले क्या जाता है मुरझाना, ठीक है, फिर बेलन, फिर किण्वन, फिर शुष्कन, फिर छटनी व ग्रेड निर्धारण। फिर कौन सा आ जाता है हमारा छटनी या ग्रेड निर्धारण आता है। चाय के गुण देखे हम, चाय का उत्तेजक गुण इसमें उपस्थित कैफीन नामक एल्केलॉइड के कारण होता है। जो उत्तेजक गुण है, ठीक है, वो किस वजह से होता है, इसमें क्या होता है कैफीन प्रेजेंट होता है उसकी वजह से होता है, ठीक है। चाय में थीन थीन जो है वो कितना होता है, 2.5% होता है। थाइमिन टेनिन दो है वो कितना होता है, 13 से 18% होता है। वाष्पीय तेल भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। खुशबू जो है वो इथेनॉल तेल के कारण होती है। थियोल नामक इथेनॉल तेल के कारण क्या होती है, इसके अंदर खुशबू आती है, ठीक है। फिर देखो थीन व कैफीन एल्केलॉइड्स के कारण इसमें तरोताजा व उत्तेजक लक्षण होते हैं। थीन और क्या है हमारा कैफीन, ठीक है, और कैफीन एल्कोहलिक का इसमें क्या होता है ज्यादा उत्तेजक लक्षण होता है। चाय का रंग कड़वापन पॉलीफिनोल टेनिन के कारण होता है। कैसा होता है, पॉलीफिनोल टेनिन के कारण होता है। प्रमुख उन्नत किस्में देखें तो है हमारी दार्जिलिंग चाय है, और कौन सी है हमारी आसाम चाय है। भारत में प्रमुख चाय अनुसंधान केंद्र टोकलाई एक्सपेरिमेंटल स्टेशन आसाम, और टी रिसर्च इंस्टीट्यूट डोरंग वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट टी एक्सपेरिमेंट फॉर्म पालनपुर। कौन सी हमारी पालनपुर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाती है हमारी इसके अंदर कॉफी। कॉफी का जो वानस्पतिक नाम है वो है हमारी कॉफिया अराबिका, ठीक है। क्या नाम है इसका, कॉफिया अराबिका, और इसकी जो फैमिली है वो कौन सी है हमारी रूबिएसी है। ब्राजील कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक है। ब्राजील जो है, ठीक है, कौन, ब्राजील जो है वो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है, जबकि अमेरिका विश्व का सबसे आयातक है। ब्राजील जो है उत्पाद भी करता है और निर्यात भी करता है, और अमेरिका जो है वो क्या है आयतक देश है। वानस्पतिक लक्षण देखिए, क्या देखिए हम बोटेनिकल करेक्टर्स की अगर बात करें तो कॉफी अरेबिका सबसे महत्वपूर्ण है, 90% इसका उत्पादन होता है। फिर आ जाता है कॉफिया कौन सा, लिबेरिका, कौन सा है कॉफिया लिबेरिका। फिर सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर आ जाता है कॉफिया रोबस्टा, कौन सा आ जाता है कॉफिया और रोबस्टा। टेम्परेचर की अगर बात करें हम किसकी, टेम्परेचर की अगर बात करें तो कितना होता है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 36 डिग्री सेंटीग्रेड। पकते समय शुष्क वातावरण लाभदायक होता है। पकते समय कैसा वातावरण जो होता है, जो शुष्क वातावरण है, ठीक है, वो क्या होता है, लाभदायक होता है। खुशबू वाष्पशील तेल केरियोल, खुशबू जो होता है ना वो किसके होते हैं, वाष्पशील तेल,
केफियोल। खुशबू जो होती है ना, मतलब वाष्पशील तेल होता है केफियोल के कारण, ठीक है। फल जो है ना, खुशबू जो होती है वाष्पशील वाष्पशील तेल होता है केफियोल के कारण होती है। और जो फल होता है दो बीजीय अस्टिल, फल जो होता है ना वो क्या होता है, दो बीजीय, ठीक है, अस्टिल फल। कॉफी में उत्तेजक एल्कोहल कैफीन के उपस्थित, कॉफी में क्या होता है, उत्तेजक के पाचन होता है जो कि क्या होता है, एल्केलॉइड। कैफीन की उपस्थिति के कारण यह सबसे अधिक लोकप्रिय पेय है। कॉफी के अंदर क्या होता है, एक उत्तेजक पाचन होता है एल्केलॉइड, ठीक है। क्या होता है, एल्कोहल कैफीन की उपस्थिति के कारण यह सबसे अधिक लोकप्रिय है। फिर देखिए इसका रासायनिक संगठन की अगर बात करें तो जो कैफीन होता है ना इसके अंदर, वो कितना होता है, 1 से 2% होता है। और जो वाष्पशील तेल केरियोल केफियोल जो है, कौन सा वाष्पशील तेल, कौन सा केफियोल जो है, वो कितना होता है, 10 से 13% होता है। फिर देखो क्लोरोजेनिक अम्ल जो है वो कितना होता है इसके अंदर, 8% होता है। क्लोरोजेनिक अम्ल कितना होता है, 8% होता है। और जो सेल्यूलोज होता है, ठीक है, सेल्यूलोज कितना होता है, 34% होता है। प्रोटीन जो होती है वो कितनी होती है, 14% होती है। शर्करा जो है, ठीक है, वो कितनी है, 12% है। वसा जो है वो भी कितनी है, 11% है। और जो जल है वो कितना होता है, 9 से 12% होता है। फिर आधुनिक मशीनों से होने वाली प्रक्रिया सीटीसी, क्रशिंग टीयरिंग कलिंग कहलाती है। आधुनिक मशीनों से होने वाली जो प्रक्रिया है वो कहलाती है सीटीसी, क्रशिंग टीयरिंग इन कलिंग कहलाती है। कॉफी में केशिया टोरा के बीजों के चूर्ण की मिलावट की जाती है। कॉफी के अंदर क्या होता है, केशिया टोरा के बीजों की चूर्ण मिलावट की जाती है। कॉफी के अंदर क्या होता है, हमारा जो केशिया टोरा है उसके जो बीज है उसकी चूर्ण बना के उसमें मिक्स कर दी जाती है। कॉफी में कैफियो टॉक्सिन नामक, कॉफी के अंदर क्या हो जाता है, कॉफियो टॉक्सिन नामक क्या होता है, विषैला पदार्थ पाया जाता है। किस्म अगर जातीय बात करें तो कॉफी अराबिका है जो कि कितनी है, 4 सर्वोत्तम है। फिर आता है कॉफिया लिबरिका, फिर आती है रोबस्टा। रोग जो है, लाल लाल कीट, ब्लिस्टर जो है वो है ब्लाइट, ब्राउन ब्लाइट है, फिर है ब्लैक रोट, फिर है बर्ड्स आई स्पॉट। फिर बाद में क्या कौन सी आ जाती है, बर्ड्स आई स्पॉट आ जाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम फाइबर यील्डिंग, जिससे हमको फाइबर मिलता है, तो हमारा जाता है कॉटन। कॉटन का जो बोटानिकल नाम है वो है गोसिपियम स्पीसीज। क्या नाम है, गोसिपियम स्पीसीज है। और इसका जो देसी नाम है, ठीक है, कौन सा देसी नाम, वो क्या है, हमारा कपास है। और इसकी जो फैमिली की अगर बात करें तो फैमिली जो है इसकी वो कौन सी है, मालवेसी है। विश्व का सबसे महत्वपूर्ण फाइबर देखो गोसिपियम स्पीसीज है और देसी नाम कपास है और फैमिली इसकी मालवेसी है। विश्व का सबसे महत्वपूर्ण फाइबर है, फाइबर बनता है विश्व का सबसे महत्वपूर्ण। भारत में निर्मित मुलायम व पतला कपड़ा ढाका मसलियन विश्व प्रसिद्ध था। भारत में क्या है, भारत में निर्मित मुलायम, ठीक है, और पतला कपड़ा ढाका मसलियन विश्व प्रसिद्ध था। अगर इसके वानस्पतिक लक्षण की बात करें, कपास एक वर्षीय अथवा बहुवर्षीय है। कपास कैसा है, ठीक है, एक वर्षीय है अथवा बहुवर्षीय। कितना होता है, 1 से 2 मीटर ऊंचा छुप होता है। तो ये कैसा होता है, एकल कक्षीय, ठीक है। और जो इसका फ्रूट जो होता है, ठीक है, फ्रूट क्या है उसको हम बोलते हैं कैप्सुला बोलते हैं, जिसे बोल कहते हैं। प्रत्येक बोल में 3 से 5 कोष्ठक होते हैं। कितने होते हैं, 3 से 5 कोष्ठक होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉक्स कहते हैं। प्रत्येक कोष में 9 बीज होते हैं। कितने होते हैं, 9 बीज होते हैं। बीजों की सतह पर लिंट फज रेशे उपस्थित होता है। बहुतों की जो बीजों की जो सतह है उस पर लिंट, ठीक है, और जो फज रेशे है वो बजट होते हैं। टेम्परेचर जो है 44 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ना हो। और वर्षा जो है 75 से 250 डिग्री सेंटीमीटर। वर्षा कितनी होती है, 75 से 250 सेंटीमीटर होती है। फिर देखो मृदा की अगर बात करें, ठीक है, पश्चिम तथा मध्य भारत की काली मृदा, पश्चिम है और जो मध्य भारत है वहां की कैसी मृदा, काली मृदा। और दक्षिण भारत जो है, दक्षिण भारत की कैसी मृदा, लाल मृदा। ये क्या होती है, सबसे उपयुक्त होती है। पश्चिम और मध्य भारत की कैसी होती है, काली मृदा, और दक्षिण भारत की कैसी होती है, लाल मृदा। भारत में कपास की खेती जो है, कपास कहाँ पे की जाती है, एक तो महाराष्ट्र में, गुजरात के अंदर, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश
और कौन सा है, तमिलनाडु यहाँ पे की जाती है। कपास रेशे के लक्षण देखें, रेशे के अगर हम लक्षण देखें तो दो प्रकार के होते हैं। लिंट, लिंट जाल कैसा होता है, मोटा होता है और व्हाइट कलर का होता है और क्रीम रंग का। कद जो है बहुत छोटा और रंगीन होता है। लिंट रेशे की लंबाई के आधार पर तीन, लिंट कद जो है बहुत छोटा और रंगीन होता है। लिंट देखें, रेशे की लंबाई के आधार पर तीन ग्रुप में वर्गीकृत किया गया है। रेशे की लंबाई के आधार पर जो लिंट है उसको तीन ग्रुप में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट देखिए लंबे तंतु रेशे, कौन से फर्स्ट है, लंबे तंतु रेशे उत्तम संगठन और अच्छी किस्म के वस्त्र बनाए जाते हैं, चमकीले, या इसमें क्या होता है, उत्तम संगठन अच्छी किस्म वाले जो है वस्त्र बनाए जाते हैं, चमकीले, इजिप्टम कपास, समुद्री समुद्री कपास। फिर आ जाता है हमारा मध्य तंतु और रेशा। मध्य तंतु रेशा हल्के गुणवत्ता वाले वस्त्र निर्माण हेतु, जो हल्के गुणवत्ता वाले वस्त्र निर्माण हेतु कम चमकीले अमेरिकन ऊपरी भूमि कपास। फिर आ जाता है हमारे छोटे तंतु रेशे, कौन से हमारे छोटे तंतु रेशे, कम चमक, कौन सा है, कम चमक, भारतीय तथा एशियन कपास। कौन सा जाता है हमारा, भारतीय और क्या जाता है, एशियन कपास आता है। फिर देखो रासायनिक संगठन की बात करें हम, तो जो इसके अंदर सेल्यूलोज होता है ना, वो कितना होता है, 94% होता है। कितना है, 94% है। और जो प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन कितना मिलेगा, 1 से 2% मिलेगा। पेक्टिन जो है वो 1%, और जो खनिज है, ठीक है, खनिज कितना है, 2% है। और जो मोम है वो कितनी है, 3% हो सकती है। फिर देखिए आ जाती है हमारी कपास की किस्म। देखिए हम कपास की जातियों को उनके भौगोलिक वितरण व गुणसूत्र की संख्या के आधार पर दो समूह में विभक्त किया गया है। कपास की जो जातियां हैं उनको भौगोलिक वितरण व गुणसूत्र की संख्या के आधार पर दो समूहों के अंदर विभाजित किया गया है। सबसे पहले जाता है पुरानी दुनिया की कपास। कौन सी, पुरानी दुनिया की कपास देखें हम तो उसके अंदर आता है गोसिपियम अर्बोरियम। क्या जाता है, गोसिपियम अर्बोरियम, ठीक है। याद रखिए गोसिपियम हर्बेशियम, जिसके अंदर क्रोमो क्रोमोसोम जो है ना, गोसिपियम अर्बोरियम और हर्बेरिकम क्रोमोसोम कितने होते हैं, 2n = 26 हो जाते हैं। नई दुनिया की कपास जो है उसमें जाती है हिरुसिटम, गोसिपियम हिरुसिटम नई दुनिया की, ठीक है, और गोसिपियम हर्बिडेंस जिसके अंदर ये डिप्लोइडी होता है और 2n कितना होता है, 13 होता है। फिर गोसिपियम अर्बोरियम देखें तो कलियन कॉटन, चाइनीज कॉटन, कॉटन है, चाइनीज कॉटन है, ट्री कॉटन है और ओल्ड वर्ल्ड कॉटन है। ठीक है, चाइनीज कॉटन है, ट्री कॉटन है और ओल्ड वर्ल्ड कॉटन है। और इसकी जगह 6 प्रजातियां पाई जाती है। कितनी प्रजातियां देखने को मिलेगी, 6 प्रजातियां है जो देखने को मिलेगी। ठीक है, जी बेंगालेंसिस, जी क्रोमिनिकम, सन्नुअम और जी इंडिकम, गोसिपियम साइनेंसिस आ जाती है, जी सुडानसेंस आ जाती है। ठीक है, फिर देखिए बात करें हम, राजस्थान में निम्न किस्में बोई जाती है, देसी किस्में, ठीक है, और अमेरिकन किस्में और संकर किस्में। पहली कौन सी है, देसी, जो राजस्थान के अंदर बोई जाती है, तो वो जाती है G1, G2, ठीक है, विश्वनाथ और RG8। कौन सी है, RG8। फिर आ जाती है अमेरिकन, अमेरिकन के अंदर आ जाती है बीकानेरी, नरमा, गंगानगर, अगेती, RH9। फिर है संकर किस्में, तो वो आ जाती है NHH44, LR51 66। फिर आ जाती है संकर 4, ब्रहान नदमी। फिर आती है मरु विकास। अब उपयोग की बात करें, रेशों से अच्छी तरह साफ करके तथा इनकी मोम या परत हटाकर, उपयोग बात करें, रेशों को अच्छी तरह क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, ठीक है, तथा इनकी मोम या परत हटाकर, और मोम या परत हटा देते हैं और वो एब्जॉर्बेंट कॉटन तैयार की जाती है। रेशों को अच्छी तरह से साफ करके और उनकी जो मोम या परत है उसको हटा करके जो कॉटन तैयार की जाती है उसको बोलते हैं एब्जॉर्बेंट कॉटन। ये क्या करती है, मतलब सेल्यूलोज का निर्माण के अंदर प्रयुक्त होती है। ठीक है, फिर रेशे को कास्टिक सोडा से उपचारित कर मर्सराइज कॉटन तैयार की जाती है। अगर हम रेशे को क्या कर दे, कास्टिक कास्टिक सोडा से उपचारित कर दे तो क्या कर जाती है, जो मर्सराइज्ड कॉटन है, कौन सी मर्सराइज्ड कॉटन है, वो तैयार की जाती है। कास्टिक सोडा से उपचारित कर मर्सराइज्ड कॉटन तैयार की जाती है। इनकी जड़ों से अरगड़ जैसी औषधि प्राप्त की जाती है। जड़ जो है, ठीक है, वहां से कैसी अरगट जैसी औषधि प्राप्त की जाती है। भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय वस्त्र कौन सा है, रेशा पादप है। कौन सा है, रेशा पादप है।
इन रेशों का मुख्य घटक जो है भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय वस्त्र कौन सा है? रेशा है। और रेशा का जो मुख्य घटक है वो कौन सा है? हमारा सेल्यूलोज है। बीजों से तेल को बिनोला। इन रेशों का मुख्य घटक क्या है? सेल्यूलोज है। और बीजों से तेल को बिनोला कॉटन ऑयल कहते हैं। जो बीजों के अंदर जो तेल रहता है ना उसे हम क्या कहते हैं? बिनोला, या फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉटन ऑयल। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है जूट। जूट का जो बोटेनिकल नाम है वो कोरकोरस जाति है। क्या है? कोरस जाति। और जो इसकी फैमिली है, ठीक है, फैमिली कौन सी है इसकी? लिलिएसी। ठीक है। जूट सबसे महत्वपूर्ण बास्ट तंतु है। क्या है हमारा? बास्ट तंतु है। कपास के बाद जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। कपास के बाद जो है हमारा जूट का उत्पादन होता है। जूट रेशे कोरकरस की दो प्रमुख जातियां। जूट रेशे कोरकरस की दो प्रजातियां, सी कैप्सुलेरिस। कौन सी? सी कैप्सुलेरिस और सी ओलिटोरियस के तनों से प्राप्त किया जाता है। जूट का अभी भी विश्व उत्पादन जो है 80%। हाँ, अभी भी विश्व उत्पादन 80% भारत में और बांग्लादेश के अंदर किया जाता है। फिर देखो भारत के अंदर हमारा वेस्ट बंगाल आ जाता है। आसाम, वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, उड़ीसा नकदी फसल के नाम से जानते हैं इनको। ठीक है। फिर देखिए इसमें हमने देख लिया कि भारत में ये कहाँ कहाँ पे होगा। हाँ, एक तो हमारा वेस्ट बंगाल में, आसाम के अंदर, बिहार के अंदर, उड़ीसा के अंदर। ये क्या है? नकदी फसल के नाम से जाने जाते हैं जितने भी जिले हैं, स्टेट्स हैं। फिर देखो इसके बोटेनिकल या वानस्पतिक लक्षण देते हैं। जूट की दोनों जातियां, सी कैप्सुलेरिस और सी ओलिटोरियस, वार्षिक काष्ठीय उपशूप है। देखो जूट की जो दोनों जातियां कौन सी है? सी कैप्सुलेरिस। कौन सी? सी कैप्सुलेरिस और सी ओलिटोरिस। और कौन सी है? सी ओलिटोरिस। वार्षिक क्या है? वार्षिक व काष्ठीय उपशूप है। क्या है? वार्षिक और काष्ठीय उपशूप है। अभी इसका जो फ्रूट है उसको कैप्सूल है, और जो हमारा कॉटन है उसका फ्रूट भी कैप्सूल है। तो ये है कैप्सुलेरिस, ये है हमारी ओलिटाइरिस स्पीसीज जो है कैप्सुलेरिस, और जो बी है ओलिटाइरिस। अब देखो जो जो कैप्सुलेरिस है ना, ये इसको हम व्हाइट जूट बोलते हैं। और इसका जो कैप्सूल होता है वो कैसा होता है? गोल होता है। और जो लीफ होती है वो कैसी होती है? कड़वी होती है। कैसी होती है? एक कड़वी होती है। जैसे कैसे होते हैं इसके अंदर? निम्न गुणवत्ता वाले होते हैं। ओलिटोइरिस जो सा जूट, ओलिटोइरिस जिसे हम क्या कहते हैं? टोसा जूट भी कहते हैं। ठीक है। ओलिटोइरिस को हम क्या बोलते हैं? टोसा जूट भी कहते हैं। और ये कैसी होती है? दीर्घित और चोंचदार होती है। ठीक है। गिरगिट और चोंचदार होती है। और जो लीफ होती है ना इसकी मीठी होती है और अच्छी गुणवत्ता वाली होती है। ठीक है। अब जलवायु देखें इसकी और मृदा देखें। एल्यूवियल मृदा में खेती की जाती है। जो एल्यूवियल मृदा है, कौन सी? एल्यूवियल जो सॉइल है उसके अंदर इसकी खेती की जाती है। और इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है? 20 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जो वर्षा है, ठीक है, वो कितनी होती है? 150 से 250 सेंटीमीटर तक होती है। रेशे का अगर निष्कर्षण देखें हम, क्या देखें? एक सेकेंड। जैसे मड्डा में देख ली, एल्यूवियल और मड्डा में खेती की जाती है। टेम्परेचर जो है कितना है? 20 से लेके 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और जो वर्षा है वो कितनी होती है? 150 से 250 सेंटीमीटर तक होती है। रेशे का निष्कर्षण देखें हम, जूट पादप के जो तने द्वितीय फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम से रेशे पृथक किए जाते हैं। जूट का जो पादप है का जो स्टेम है, उसका जो सेकेंडरी फ्लोएम जो है उससे जो रेशे है, जो फाइबर है वो सेपरेट किए जाते हैं। ठीक है। क्योंकि ये रेशे फ्लोएम से प्राप्त होते हैं। जो रेशे है वो किससे मिलते हैं? जो हमारा फ्लोएम है उससे मिलते हैं। जूट की रेटिंग के सहायक जीवाणु, जूट की रेटिंग के सहायक जीवाणु देखें तो वो है क्लोस्ट्रीडियम पेक्टिनोवोरम। जूट की रेटिंग रेटिंग के सहायक जीवाणु देखें तो एक क्लोस्ट्रीडियम पेक्टिनोवोरम है, और क्लोफेल्सिनियम है। और क्लोफोन्सियम। जूट की उन्नत किस्में देखें तो कैप्सुलेरिस देखें तो ये हमारी फंडुक और फुलेश्वरी या दानेश्वरी। ओलिटोरियस देखें तो ओलिटोरियस कौन सी? हमारी टोशा है, देसी है, और चिनसुरा है। जूट अनुसंधान केंद्र देखें तो जूट जूट अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है हमारा? ये हमारा है बैरकपुर। ठीक है। बैरकपुर जो कि कहाँ है? बंगाल के अंदर। राजस्थान में उगाई जाने वाली है। राजस्थान के अंदर कौन कौन सी उगाई जाती है? तो है महालक्ष्मी, लक्ष्मी। ठीक है। कौन सी? महालक्ष्मी, लक्ष्मी, बीकानेर नरमा, गंगानगर अगेती। ठीक है। गंगानगर अगेती।
फिर देखो हमने वैसे तो देख लिए हैं ये जो कोरिएंडर वगैरह है, ये जो हमारे जितने भी मेडिसिनल प्लांट है, और इनको एक बार और देख लेते हैं। फिर देखो सबसे पहले आ जाता है हमारा क्यूमीन। कौन सा है? हमारा क्यूमिन जीरा जिसको बोलते हैं, उसका जो बोटेनिकल नाम है वो क्यूमिनम साइमिनम है। ठीक है, फल से प्राप्त होता है, और जो इसका सक्रिय एलिमेंट है वो क्यूम एल्डिहाइड है। कौन है? क्यूम एल्डिहाइड है, और इसकी जो फैमिली है, ठीक है, कौन फैमिली जो है वो कौन सी है? एपीएससी है। और कौन सी है? हमारी अम्बेलिफेरी है। और ये क्या है? वार्षिक शाख है। ठीक है, वार्षिक शाख है। इराक विश्व में जीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। इराक जो है, ठीक है, वो मतलब विश्व के अंदर जीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे ज्यादा कहाँ पे बनता है? इराक के अंदर बनता है। फल जो है बिंदूर फल, सीजियोकार्पिक जो है इसका फल होता है। ठीक है, सीजियोकार्पिक। पौधे में वाष्प तेल की उपस्थिति के कारण एरोमेटिक गंध आ जाती है। पौधे जो तो होते हैं ना जीरे का, उसमें क्या होता है? वाष्पशील जो है तेल प्रजेंट होता है, जो वेपर के रूप में बाहर निकलता रहता है। उसकी वजह से इसमें क्या होती है? जो एरोमेटिक गंध होती है। और जो मर्दा होती है ना, वो कैसी होती है? रेतीली। ठीक है, और दुमट मृदा होती है। रेतीली कैसी? दुमट मृदा होती है। वाष्पशील तेल की बात करें तो केमिना एल्डिहाइड, क्यूमिन एल्डिहाइड नामक पदार्थ होता है। कौन सा होता है? क्यूमिन एल्डिहाइड नामक जो पदार्थ है वो होता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट अगर बात करें धनिये की। ठीक है, जो दो धनिया है ना, इसका जो बोटेनिकल नेम देखें तो वो है कोरिएंडम सटाइवम है। और जो इसकी फैमिली है वो कौन सी है? हमारी एपीएससी है। कौन सी है? एपीएससी है या अम्बेलिफेरी है। और जो इसका एक एक्टिव एलिमेंट है तो उसको बोलते हैं कोरिएंडोल बोलते हैं। फिर देखो जो मेथी की बात करें, थर्ड नंबर पर आ जाती है मेथी। मेथी का जो वर्टिकल नाम है वो है ट्राइगोनेला फोनस ग्रीकम। और ये बीज है एक तरीके का। ठीक है, जबकि धनिया क्या है? फ्रूट है। और इसकी जो फैमिली है ना मेथी की, वो कौन सी है? फेबेसी है। और इसके अंदर जो एक्टिव एलिमेंट की बात करें तो वो कौन है? कोलिन ट्राइगोनेलिन है। और फॉस्फोलिपिड है। विटामिन ए, बी1, बी2 और सी है। और कौन है? नियासिन है। और कौन है? निकोटिनिक एसिड है। ठीक है, और कौन है? ओलिक एसिड है। कौन है? नियासिन है, निकोटिनिक एसिड है, ओलिक एसिड है। नाइट्रोजनिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, जिससे जो कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये क्या है? एंटीबायोटिक्स है, और एंटी डायबिटिक है, एंटी बैक्टीरिया और एंटी कैंसरस है। ठीक है, फिर देखो बात करते हैं नेक्स्ट आ जाता है हमारे मेडिसिनल प्लांट। कौन सा आ जाता है? मेडिसिनल प्लांट की अगर बात करें तो इसमें फर्स्ट आ जाता है केमीफोरा। कौन आता है? केमीफोरा। और इसकी जो फैमिली है, ठीक है, वो कौन सी है? ब्रेसिकेसी। कौन है? ब्रेसिकेसी, केमीफेरा की। और सुगंधित रेजिन उपलब्ध कराता है। जो सुगंधित रेजिन होता है, ठीक है, वो उपलब्ध कराता है। और ये क्या होती है? मतलब छाल से प्राप्त होती है। और जो फल है इसका वो क्या है? अस्टिल है। ठीक है, अब इसका रासायनिक संगठन देखें। ठीक है, तो गूगल स्टोरन है। ठीक है, रासायनिक संगठन में गूगल स्टोरन है, गम है, और क्या होता है हमारा? एसेंशियल ऑयल होता है। और क्या होता है हमारा? सुक्रोज होता है, अमीनो एसिड होता है, फ्रक्टोज होता है। इज्जिमा के उपचार में, ठीक है, और संधि विकार को दूर करने में ये काम आता है। ठीक है, क्या था? इज्जिमा के उपचार में संधि विकार को दूर करने में। और क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म के उपचार उपचार में भी काम आता है। और किसमें आता है? हमारा जो अर्थराइटिस है उसके उपचार में भी काम आता है। कौन? जो हमारा केमिफोरा है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट आ जाता है हमारा विथानिया सोमनीफेरा। कौन सा है? विथानिया सोमनीफेरा है। ठीक है, सोमनीफेरा। ये इसकी रूट ली जाती है, और इसका जो हिंदी है उससे अश्वगंधा बोलते हैं हम। स्मेल ऑफ फ्रूट लाइक, मतलब हॉर्स के जैसी इसकी जो रूट है उसमें हॉर्स के जैसी स्मेल आती है। और इसकी जो फैमिली है वो कौन सी है? हमारी सोलेनेसी है। रूट की अगर बात करें तो रूट में एल्कोलॉइड्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होता है। जैसे कि सोमनीफेरिन, सोमनीफेरिनीन है, इथेनिन है। और रासायनिक संगठन देखें इसका तो इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, एलिगेनोइड्स है, और फ्लेविनोइड्स है। उपयोगी देखें तो ये क्या करता है? जो प्रतिरक्षा है ना, उसको इम्प्रूव करने का काम करता है। और जो मिर्गी है उसका उपचार करता है। वृद्धावस्था और जीर्णता को स्थगित करने में सहायक है। वृद्धावस्था और जो जीर्णता एजिंग जो होती है उसको कम करने में काम आता है। और एज्मा के उपचार में भी काम आता है। और जोड़ों के दर्द में भी निवारक में, और एल्जाइमर रोग में सहायक होता है ये। ठीक है, इसी के साथ यूरोपीय कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।